हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग जेपीएससी मेंस के जो पेपर 5 है इकोनॉमी ऑफ झारखंड का पोर्शन उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। और लास्ट सेशन जो हिस्ट्री के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें से एक क्वेश्चन जो संथाल रिवोल्ट के ऊपर था वो वाला मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ओके, तो ये है इस वीडियो का एजेंडा। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं आपको क्या कुछ इसमें लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कॉजेज फॉर प्रॉब्लम्स विटनेस्ड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन झारखंड, सजेस्ट मेजर्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो औद्योगिक विकास में क्या क्या समस्या आता है झारखंड में उसको आपको डिस्कस करना है यहाँ पर, और उसको सुलझाने का जो समस्या है उसको सुलझाने का क्या क्या उपाय हो सकता है वो सब बताना है यहाँ पर। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन है वाइल इन्यूमरेटिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शेड लाइट ऑन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड। तो पहले आपको प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताना है, संभावना के बारे में बताना है, क्या क्या जो कंड्यूसिव फैक्टर्स है झारखंड में जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो उसको पहले आपको बताना है। उसके बाद जो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है सरकार का उसको भी बताना है। जितना पॉइंट जानते हैं सब कुछ लिखिएगा वहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन द पीपल ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, व्हाट प्रोविजंस हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ झारखंड फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने में क्या क्या प्रॉब्लम है वो लिखना था। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वहाँ पर है कि अगर किसी प्रकार का डेवलपमेंट होता है तो उसकी वजह से जो समस्या उत्पन्न होता है डिस्प्लेसमेंट का, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, लोगों पर, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। यानी पहला क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने में क्या क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अब हो गया है उसके बाद जो समस्या होता है, सारा समस्या नहीं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाला समस्या, उसको डिस्कस करना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ झारखंड। तो उसमें भी आपको रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का सारा पॉइंट आपको नहीं लिखना है, सिर्फ वही लिखना है जहाँ पर कि बेनिफिट्स का बात किया गया है। ठीक है, जहाँ पर कि समस्या को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है उस पॉलिसी में उसके बारे में दिया हुआ है, बस उसी को आपको, इस क्वेश्चन का डिमांड वही है कि बस वही लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि तीनों क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सैम्पल आंसर दिखा दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं पिछला जो सेशन था उसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था सेक्शन डी हिस्ट्री ऑफ झारखंड के ऊपर, डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ संथाल हुल या संथाल रिवोल्ट। तो इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी क्वेश्चन था, कुछ भी एनालिटिकल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका सैम्पल आंसर एज़ यूजुअल मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो जैसा कि पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ आपको कैसे लिखना है आपको अब तक आइडिया लग गया होगा। पहले जो है सो आप इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कुछ एनालिटिकल नहीं है। जब एनालिटिकल नहीं होता है सवाल तो उस केस में आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ भी उस क्वेश्चन से संबंधित, जैसे संथाल हुल है तो उससे संबंधित कुछ भी 3-4 पॉइंट आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, और कंक्लूजन में भी फिर सेम चीज़ है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा माइंड मतलब अप्लाई नहीं करना है। जो एनालिटिकल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको चीज़ों को कोरिलेट करना होता है, वहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है आपको, जो कि टू द पॉइंट हो, जो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बनाएगा, आपका अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मैंने, और उसके बाद फिर कॉजेज़ के बारे में बताया है डायरेक्ट। ठीक है, तो कॉजेज़ को भी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पॉइंट 1 2 3 4 करके 10 12 13 जितना पॉइंट आपको आता है सब लिख दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कारण है उसका प्रशासनिक कारण है ना, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, जो भी है उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है ना। जैसे आप 1857 क्रांति वाला भी पढ़ते होंगे तो उसमें भी देखते होंगे बुक में उस तरह से बना हुआ रहता है ना। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या था, है ना, सोशल कॉजेज़ क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था, रिलीजियस कॉज क्या था, इस तरह से वहाँ पर चीज़ों को दिया रहता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा सही लगता है। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने उसी तरह से सेग्रीगेट कर दिया है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ के बारे में बताएं। ठीक है, जैसे कि उस एरिया में कोई भी कॉम्पिटेंट इंग्लिश ऑफिसर नहीं हुआ करता था। जो नज़दीकी था ऑफिसर वो देवघर या भागलपुर में, वहाँ पर जाना पड़ता था किसी भी प्रकार का अगर कोई ग्रीवेंस होता है तो, कोई शिकायत होता है तो, है ना। तो ये एक असंतोष का कारण था।
उसके अलावा जो रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट था, उसका जो असिस्टेंट वगैरह था, वो सबको बस रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ करने से मतलब था, छोटा मोटा डिस्प्यूट ही सुलझाने से मतलब था। वो लोग को कोई भी बड़ा जो मसला होता था उसको सुलझाने में वो लोग का कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी एक असंतोष का कारण था, डिससेटिस्फैक्शन का कारण था, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ में, आर्थिक कारण में आप बता सकते हैं, डेट एक बहुत बड़ा कारण था, है ना। कर्ज का जो हिसाब किताब था वो एक बहुत बड़ा कारण था असंतोष का। ओके, वहाँ पर आपको पता है कि जो कर्ज लेना पड़ता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप मनी सिस्टम ले आए, एक बार करेंसी सिस्टम ले आए, तो फिर आपका जो पुराना जिस ढर्रा पे आपका ज़िंदगी चल रहा था, है ना, कई बार आप बार्टर सिस्टम वगैरह भी यूज़ करते हैं आपस में सामान का लेन देन करने के लिए, वो सब नहीं रह जाता है। ठीक है, आपको कैश का ज़रूरत पड़ता है, और उस केस में क्या हुआ कि पूरा पैटर्न ही ज़िंदगी का चेंज हो जाता है जैसे ही इस तरह का चेंजेज आता है समाज में, तो है ना। तो वही था कारण कि मनी लेना पड़ता था, मनी लेंडर्स से कर्ज लिए, फिर उसको चुका नहीं पाए, या फिर मनी लेंडर्स जो है सो फोर्जरी भी करते थे बहुत, और अपना क्लेम प्रूव भी कर लेते थे वो सब आसानी से, है ना, क्योंकि वो सब रिसोर्सफुल व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, और तो डेट जो है एक बहुत बड़ा कारण था डिससेटिस्फैक्शन का संथाल्स के बीच। ओके, उसके बाद फिर बात आ गया, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का केस मुकदमा भी होता है तो उसको सुलझाने के लिए एक्सपर्टीज़ नहीं था, है ना, विशेषज्ञता नहीं था संथालों के पास। ओके, उसके अलावा जो करप्शन भी बहुत ज़्यादा था व्याप्त, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा था, तो एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो इन सब चीज़ों की वजह से बिल्कुल लाइफ जो है ना मिजरेबल हो गया था। तो ये सब भी जो है डिससेटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, संथाल्स के बीच। तो आप इकोनॉमिक कॉजेज़ में ये दो, करप्शन और डेट वाला पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा लंबा। ठीक है, उसके अलावा अदर सोशल कॉजेज़ में आप बता सकते हैं कि जैसे पास में ही जो नेबरहुड में पहाड़िया लोग रहते थे, उनके लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था किया हुआ था, है ना, उनके खिलाफ और भी उनके लिए और भी जो है क्या किया गया था, बेनिफिट्स का व्यवस्था किया गया था प्रशासन की तरफ से। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन संथाल्स के लिए उस तरह का कोई विशेष प्रोविज़न नहीं किया गया था, ये भी जो है एक थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन का कारण था उनके बीच। उसके अलावा वो उनको क्या कर दिया गया था, जो बाहरी ज़मींदार बन गए थे नया लैंड रिवेन्यू सिस्टम की वजह से, वो सब जो है यहाँ आकर के उनको, मतलब कह सकते हैं आपकी, पहले वो एग्रीकल्चरल मतलब एक्टिविटी में थे, अपने ज़मीन पर वो लोग खेती कर रहे थे, और अब वो लेबर बन गए थे बेसिकली। ठीक है, तो अपने ही ज़मीन पर लेबर बन गए थे वो, तो इसीलिए जो है ये भी एक डिससेटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा कारण था। ओके, जो बाहरी ज़मींदार थे वो लोग जो है परेशान कर रहे थे इस तरह की चीज़ों से। उसके अलावा जो इंग्लिश ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो सब भी हैरास किया करते थे। ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, मतलब जैसे कोई रेलवे लाइन बन रहा है उस एरिया में, तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह काम करते थे वो सब का भी रोल था इनको हरास करने में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जनरल कारण भी होता है, ठीक है, जिसको आप संथाल रिवोल्ट हो या कोई भी रिवोल्ट हो उसमें आप ये सब मेंशन कर सकते हैं। ऐसा मतलब कारण जो है अचानक से उत्पन्न नहीं हो जाता है, कई सालों से बिल्डअप हो रहा होता है ये सब मुद्दा। ठीक है, और डिससेटिस्फैक्शन जो है बिल्डअप हो रहा होता है, और धीरे धीरे जो है वो अचानक रिवोल्ट का रूप ले लेता है। तो जैसे कि आउटसाइडर्स का इन्फिल्ट्रेशन के बारे में आप लिख सकते हैं, लैंड के बारे में लिख सकते हैं, जो लैंड ट्रांसफ़र्स किया जाता था। ठीक है, मतलब बेईमानी से, तो उस बारे में आप बता सकते हैं। लैंड जो है बहुत ज़्यादा उससे क्लोज अटैचमेंट होता है लोगों का, आपको पता होगा। ठीक है, तो लैंड के बारे में आप बात कर सकते हैं। उसके बाद उनका आइडेंटिटी, कल्चर, फ्रीडम, है ना, उनका पहचान, उनका संस्कृति, स्वतंत्रता, सबको खतरा दिखने लगा था वहाँ पर। ओके, आप इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अगर आप वर्ड लिमिट में हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर वर्ड लिमिट आपका भी काफ़ी शब्द बचा हुआ है तो इन सब पॉइंट्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आइडेंटिटी, कल्चर, फ्रीडम वगैरह को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ओके, तो इस तरह से आप एक कुछ विशेष पॉइंट, कुछ जनरल पॉइंट लिख सकते हैं जो कि संथाल रिवोल्ट होने का कारण बना। उसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट जो था वो था कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुआ। तो अगेन वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें भी आप ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं आपको। कुछ मेन पॉइंट्स है, आप उसको मेंशन कर दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आंसर थोड़ा सा लंबा लिखना होता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उन चीज़ों को। बट पॉइंट्स जो है लिमिटेड ही हैं, ज़्यादातर वहाँ पर आपको करने का ज़रूरत नहीं है कुछ भी। कि तो संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप मेंशन कर देंगे सबसे पहले तो, ठीक है, कि उसका वहाँ पर नया इस्टेब्लिश किया गया,
उसके अलावा आप संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ पर कि नॉन ट्राइबल्स को लैंड ट्रांसफ़र प्रोहिबिट किया गया, उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके अलावा जो है सो जो प्रशासन था उस वक्त, ब्रिटिश प्रशासन था, उसको किस तरह से मतलब बिल्कुल जो है कह सकते हैं उसका नींद उड़ा कर रख देना, वैसा स्थिति हो गया था। वो लोग काफ़ी निश्चिंत रहते थे कि ऐसा कुछ बड़ा रिवोल्ट तो इस एरिया में हो नहीं सकता है टाइप से, तो वो लोग भी वेलफेयर वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देते थे। बट जब ये हुआ संथाल रिवोल्ट, तो उनको समझ में आया कि सिर्फ ऑपरेस करके ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनके वेलफेयर के लिए भी कदम उठाना होगा, है ना। प्लस जो दूसरे एरियाज़ के जो भी आदिवासी थे उनको भी जो है इस रिवोल्ट से उनको भी प्रेरणा मिला, ठीक है। वो इस रिवोल्ट में साथ भी दिए, और एज वेल एज वो अगर उनका कोई ग्रीवांस था तो उसके लिए भी वो जो है विद्रोह करने के लिए मन बनाने लगे होंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। एक रिवोल्ट होता है तो उसका कई सारा दूरगामी परिणाम होता है, ओके। तो ये भी जो है आप उसका कंसिक्वेंसेस में, रिजल्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है पर देखते हुए आपका वर्ड लिमिट, ठीक है। वहाँ पर आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है, ओके। तो और लास्ट पॉइंट में आप फिर यूनिटी वगैरह का बात कर सकते हैं, ठीक है। यूनिटी का बात कर सकते हैं, एकजुटता का बात कर सकते हैं, किस तरह से जैसे संथाल रिवोल्ट में हजारीबाग में जो नॉन ट्राइबल्स थे एज वेल एज नॉन ट्राइबल ज़मींदार्स और किंग्स, वो लोग भी साथ दिए थे रिवोल्ट में, ठीक है। तो आप उन सबको बात कर सकते हैं किस तरह से आगे चलकर 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें भी हेल्प मिला होगा इस यूनिटी के वजह से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। ये सबको लो प्रायोरिटी देते हुए मेन पॉइंट्स जो है पहले उसको आगे लिखना चाहिए, ओके। और उसके बाद लास्ट में फिर आप, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, कंक्लूज़न लिखने में थोड़ा सा आप संथाल रिवोल्ट के बारे में कुछ भी फैक्ट वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, एक सैम्पल आंसर था आपका रेफरेंस के लिए। उम्मीद है आपको इससे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं आपको इकोनॉमी ऑफ झारखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ओके देन, थैंक यू।